एक बोइंग 747 जिसमें सवार थे 524 लोग। जब विमान 24,000 फीट की ऊंचाई पर था तभी उसकी पिछली टेल हवा में उड़ जाती है। कुछ ही सेकंड्स में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, केबिन का दबाव गिरने लग जाता है और फ्लाइट कंट्रोल पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यह विमान 45 मिनट तक हवा में कैसे टिक पाता है। ये कहानी है मानवीय साहस, इंजीनियरिंग की एक बड़ी चूक और उस फ्लाइट की जिसमें कोई भी नियंत्रण नहीं बचा था। ये थी जापान की एयरलाइंस फ्लाइट 123। 12 अगस्त 1985 जापान का एक व्यस्त दिन था, क्योंकि जापान के ओबोन त्योहार के कारण हजारों लोग अपने घर को लौट रहे थे। फ्लाइट JAL 123 टोक्यो से ओसाका की 1 घंटे 12 मिनट की एक छोटी सी उड़ान के लिए तैयार थी। ये विमान में 509 यात्री और 15 क्रू सदस्य सवार हुए। कैप्टन थे 49 वर्षीय मासाकी ताकाहामा, जिनके पास 12,000 घंटे का उड़ान अनुभव था, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर युताका ससाकी और फ्लाइट के इंजीनियर हिरोशिकी फुकुदा, सभी प्रशिक्षित और वेल एक्सपीरियंस्ड थे। लेकिन विमान की बॉडी के भीतर एक ऐसी कमजोरी छिपी थी जिसकी भनक न तो पायलट्स को थी और न ही इंजीनियर्स को। शाम 6:12 पर विमान ने रनवे 15L से उड़ान भरी। शुरुआत एकदम सामान्य थी, मौसम साफ था, लेकिन आसपास कुछ तूफानी बादल थे। इस वजह से विमान को समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने का निर्देश मिला था। लेकिन उड़ान के सिर्फ 12 मिनट बाद सगामी खाड़ी के ऊपर विमान के पिछले हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ। यात्रियों को जोर की आवाज सुनाई दी और फिर शुरू हुआ ये खतरनाक इंसिडेंट। दरअसल फ्लाइट की टेल के सेक्शन में अचानक एक बड़ा सुराख हो गया था। केबिन का दबाव खत्म होने लगा और ऑक्सीजन का स्तर तेजी से नीचे गिरने लगा। यात्रियों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। मास्क अपने आप नीचे गिरने लगे। कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को यह अंदाजा नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि विमान का रडर यानी कि टर्निंग के लिए जिम्मेदार पिछला हिस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका है। विमान अब ऑटो पायलट के काबू में भी नहीं रहा। कैप्टन ने फौरन कंट्रोल टावर से संपर्क किया और टोक्यो लौटने की इमरजेंसी अनुमति मांगी। लेकिन जैसे ही को पायलट ने विमान को मोड़ने की कोशिश की, वह पूरी तरह से झुक गया। धीरे धीरे यह साफ हो गया था कि विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो चुका है। जिस बोइंग 747 में 3 अलग अलग हाइड्रोलिक सिस्टम थे, अब वह पूरी तरह से कंट्रोल हो चुके थे। अब पायलट्स के पास सिर्फ एक ही तरीका था, इंजन की ताकत के जरिए दिशा और संतुलन को बनाए रखना। अगर दाईं ओर मुड़ना है तो बाएं इंजन की पावर बढ़ानी होगी और बाईं ओर मुड़ना है तो दाएं इंजन की पावर बढ़ानी होगी। इस तकनीक का इस्तेमाल कर कैप्टन ने विमान को किसी तरह संतुलित किया और उसकी ऊंचाई 24,000 फीट से घटाकर 13,500 फीट तक ले आया। केबिन में ऑक्सीजन कुछ हद तक बढ़ने लगी, लेकिन अब विमान जापान की पहाड़ी वाले क्षेत्रों में दाखिल हो चुका था। जैसे जैसे विमान पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, यह लगातार 7,000 फीट नीचे उतरता गया और खतरनाक रूप से पहाड़ों के करीब पहुंच रहा था। सिर्फ इंजन से कंट्रोल करते हुए इतने छोटे छोटे मोड़ लेना नामुमकिन था। 6:56 पर विमान माउंट ओसुता के पास एक पहाड़ी से जा टकराया। इस भयानक हादसे में 520 लोगों की जान चली गई। सिर्फ 4 यात्री बच सके जो विमान के बीच वाले हिस्से में बैठे थे। जांच में यह सामने आया कि 7 साल पहले इस विमान की टेल एक लैंडिंग के दौरान जमीन से टकरा गई थी। उस समय की गई मरम्मत में बड़ी लापरवाही हुई। टेल को जोड़ने वाली स्प्लाइस प्लेट्स को गलत तरीके से इंस्टॉल किया गया था और वह टेल केवल 11,000 बार केबिन प्रेशर झेल सकती थी। लेकिन जापान की यह फ्लाइट पहले ही 12,500 बार उड़ चुकी थी। इस हादसे के बाद बोइंग और जापान एयरलाइंस को अपनी मेंटेनेंस पॉलिसी में बड़े बदलाव करने पड़े। फ्लाइट सिमुलेटर में जब उस स्थिति को दोहराया गया तो किसी भी पायलट की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। कोई भी विमान को 45 मिनट तक हवा में नहीं रख पाया, जैसे कि मासाकी ताकाहामा और युताका ससाकी ने किया था। यह हादसा तकनीक की बड़ी चूक का उदाहरण है, लेकिन साथ ही यह एक मिसाल भी है कि कैसे इंसान आखिरी सांस तक लड़ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।